नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। रूस ने यूक्रेन को रुला दिया है। जेलेंस्की एक शहर में सेना भेजते हैं तो पुतिन दूसरे शहर पर हमला कर देते हैं। ताजा हमले में अब तक बताया जा रहा है 12 लोगों की मौत हो चुकी है। पुतिन की फौज पूर्वी यूक्रेन में कहर बरपा रखी है। हालांकि जेलेंस्की की फौज रूस को रोक पाने में बिल्कुल नाकाम साबित हो रही है। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो से इस बात फिर से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा हथियार भेजे ताकि रूस का सामना किया जा सके। लेकिन इन सब के बीच में सवाल ये है कि क्या नाटो से मिलने वाले हथियार इतने ताकतवर हैं कि रूस की सेना के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सके। जापोरेजिया के गवर्नर इवान फेडोरेव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, आज दुश्मन ने इंसानों के खिलाफ एक और भयानक आतंकवादी कृत्य को अंजाम दिया है। इस वक्त रूस यूक्रेन के खिलाफ चौतरफा हमला कर रहा है। जिन शहरों पर रूस का कब्जा है उसके आसपास के इलाकों में रूस की फौज मिसाइलों पर मिसाइलें दाग रही है। रूस के मुताबिक इन हमलों का टारगेट यूक्रेन के आर्मी के अड्डे होते हैं, लेकिन तस्वीरों में जो दिखता है वो ये कि आम यूक्रेनी नागरिक भी मारे जा रहे हैं। हाल के हमलों को आप गौर से देखेंगे तो ये भी स्पष्ट होगा कि रूस तब और जोरदार हमले कर रहा है जब यूक्रेन रूस के किसी गांव, कस्बे या इलाकों में बम बरसा रहा है या ड्रोन हमले कर रहा है। जेलेंस्की रूस पर हमले कर फ्रंट फुट पर रहना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि रूस की फौज के सामने जेलेंस्की की ताकत बहुत कम पड़ जाती है। जेलेंस्की की सेना रूस पर हमले तो कर देती है, लेकिन उसका नतीजा यूक्रेन की मासूम जनता को भुगतना पड़ रहा है। यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक बार फिर लंबी रेंज के हथियारों के लिए अपील की है। यानी जेलेंस्की नाटो से फिर हथियार मांग रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर एक पोस्ट में जेलेंस्की ने कहा, हमारे शहर और लोग हर दिन रूसी हमले झेल रहे हैं, लेकिन रूसी मिसाइल लॉन्चरों को दबाकर हम इस मुसीबत से पार पा सकते हैं। हालांकि इसके लिए यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों की जरूरत होगी। इसके साथ ही आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भी बढ़ाने होंगे। करीब 2.5 सालों से जेलेंस्की नाटो से यही अपील करते आ रहे हैं। अमेरिका के नेतृत्व में नाटो ताकतें जेलेंस्की को हथियार सप्लाई भी कर रही हैं, लेकिन जितना भी सप्लाई बढ़ा रही हैं, जेलेंस्की उससे और ज्यादा की उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं।
इसका सीधा सा कारण है कि रूस के हथियारों के जखीरों के मुकाबले नाटो की यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई चाहे जितनी हो कम पड़ रही है और नतीजा यह है कि ज़ेलेंस्की की सेना एक हमले करती है तो पुतिन की फौज हमलों की झड़ी लगा देती है। रूस के हमलों के कारण यूक्रेन ने देश की लगभग 80% ऊर्जा क्षमता खो दिया है। हाल के हफ्तों में यूक्रेन के पावर ग्रिड पर लगातार रूसी हमलों ने सरकार को देश भर में ब्लैकआउट लागू करने के लिए मजबूर किया है। यूक्रेन के कई शहरों में बिजली की आपूर्ति ठप हो चुकी है। नीप्रो में हुए हमले पर चर्चा करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि यह यूक्रेन के सहयोगियों के लिए एक चेतावनी है कि देश को अधिक वायु रक्षा प्रणालियों की आवश्यकता है। यूक्रेनी वायुसेना ने रात भर में 10 रूसी ड्रोन मार गिराए हैं। सवाल है कि रूस के हमलों के प्रतिकार की क्षमता ज़ेलेंस्की के पास कितनी बची है। यूक्रेन कब तक रूस के हमलों का काउंटर जवाब दे सकता है? इस सवाल का जवाब सिर्फ नाटो के पास है कि वो किस स्तर तक यूक्रेन की मदद कर सकता है और हथियारों की कितनी खेप कीव को भेज सकता है। हथियारों की कमी का कारण है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान यूक्रेनी सेना रूसी सेना के मिसाइल हमलों को रोकने में कई बार विफल रही है। कुछ महीनों के दौरान यूक्रेन की सेना की जो स्थिति कमजोर हुई है उसके कई कारण हैं। पहला कारण, पिछले साल रूस पर जवाबी हमले के दौरान यूक्रेनी सेना रूसी सेना की सप्लाई लाइन को तोड़ने में विफल रही। इस दौरान रूस ने ज्यादा सैनिक और हथियार जुटाने में कामयाबी हासिल की। दूसरा कारण, रूसी सेनाओं ने यूक्रेन पर हमले के लिए ग्लाइड बमों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यूक्रेन के पास ऐसा करने के लिए हथियारों की कमी हो गई है, जिससे यूक्रेन के शहरों पर मिसाइल हमले का खतरा बढ़ गया है। तीसरा कारण, क्योंकि यूक्रेन के पास बिजली उत्पादन संयंत्रों की सुरक्षा के लिए आवश्यक हथियार नहीं थे। कुल मिलाकर हथियारों की कमी ही ज़ेलेंस्की की राह का सबसे बड़ा रोड़ा है और यही पुतिन की पॉलिसी है कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर बना दिया जाए। पुतिन के सामने स्पष्ट है कि इस युद्ध की कमजोर कड़ी यूक्रेन नहीं बल्कि पश्चिमी देश है। अगर यूक्रेन को लगातार पश्चिम से ज्यादा आर्थिक और सैन्य सहायता की जरूरत पड़ेगी तो किसी समझौते या उसके आत्मसमर्पण की संभावना बढ़ जाएगी। यह सबसे बड़ा कारण है। इसलिए पुतिन पश्चिमी देशों को ज़ेलेंस्की को हथियार सप्लाई करने की चेतावनी देने के साथ यूक्रेन के हथियार कारखाने को जबरदस्त तरीके से टारगेट बना रहे हैं। इसी टारगेट का हिस्सा है F-16 फाइटर जेट के लिए उड़ान भरने के लिए जरूरी यूक्रेन के एयर स्ट्रिप का विध्वंस। कीव का एयरबेस, खार्किव, लीव, ओदेसा, ज़ापोरिज़िया, मारियोपोल, सेवेस्तोपोल, डोनेट्स्क, लुहांस्क, नीप्रो, खेरसोन। रूस यूक्रेन के जितने भी एयरपोर्ट हैं सभी को निशाना बना रहा है। इसका कारण है यूक्रेन को जुलाई में मिलने वाले F-16 फाइटर जेट की खेप। रूस F-16 यूक्रेन पहुंचाने के पहले यूक्रेन के एयर स्ट्रिप को तबाह और बर्बाद कर रहा है। ज़ेलेंस्की जिन हथियारों की मांग कर रहे हैं उसी के तहत नाटो के देश यूक्रेन को दुनिया के सबसे उन्नत फाइटर जेट में से एक F-16 देने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि F-16 युद्ध की दिशा और दशा दोनों बदलने की ताकत रखता है। लेकिन कितनी ताकत रखता है इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। आपको यह भी दिखाएंगे कि यूक्रेन F-16 की अपनी खेप को बचाने के लिए कौन सा नया इंतजाम कर रहा है। लेकिन अभी F-16 में क्या वो क्षमता है कि वो युद्ध को यूक्रेन के पक्ष में पलट दे। ये 15,235 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। F-16 की रेंज 4200 किलोमीटर है, यानी एक उड़ान में ये इतनी दूर जाकर हमला कर सकता है। ये 2145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। F-16 सिंगल इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, यानी ये किसी भी तरह के ऑपरेशन में काम कर सकता है। F-16 चौथी जनरेशन का लड़ाकू विमान है। इसमें हवा से हवा और हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइलों को तैनात किया जा सकता है। हालांकि F-16 में लगने वाली मिसाइलों की रेंज 100 किलोमीटर है, यानी इसकी मिसाइलें 100 किलोमीटर दूर के टारगेट को मार सकती हैं।
इसके अलावा F-16 का रेडार सिस्टम 84 किलोमीटर के दायरे में 20 टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। बाकी फाइटर जेट की दमदारी उसे उड़ाने वाले पायलट पर भी निर्भर करती है। यूक्रेन के पास कई लड़ाकू विमान हैं, लेकिन ज्यादातर सोवियत काल के बने हुए हैं। यूक्रेन को घातक रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाने की मदद करने के लिए अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों की जरूरत है। इसलिए यूक्रेन लंबे समय से F-16 की मांग कर रहा है। F-16 विमान किसी भी मौसम में और रात में भी ज्यादा सटीकता के साथ हमला करने में सक्षम है। लेकिन सवाल है कि क्या यूक्रेन के पायलटों के पास या यूक्रेन की जमीन से F-16 के ऑपरेशन को उस लेवल पर अंजाम देने की ताकत है? ज़ेलेंस्की ने इसके लिए नया प्लान तैयार किया है। एक निश्चित संख्या में विमान को यूक्रेन के बाहर स्थित एयरबेस पर तैनात रखा जाएगा ताकि यहां उन्हें निशाना बनने से बचाया जा सके। इसके लिए हो सकता है कि यूक्रेन पोलैंड का चुनाव करे। हालांकि यहां भी दिक्कत यह है कि पोलैंड से F-16 सीधे उड़ान भरता है और रूस की जमीन पर हमला करता है तो तकनीकी रूप से पोलैंड रूस के रडार पर होगा और पुतिन पोलैंड पर हमला करने के इस मौके को चूकेंगे नहीं। पोलैंड नाटो देशों से मिलने वाले हथियारों को यूक्रेन पहुंचाने का रास्ता है। यही वजह है कि पोलैंड के बॉर्डर के पास बेलारूस में पुतिन ने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात कर रखे हैं। इसके साथ ही दुनिया भर के कई एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि F-16 को लेकर यूक्रेन जिस तरह के मंसूबे बांध रहा है वो पूरा होने वाला नहीं है। इसकी राह में कई रोड़े हैं। पहला तो ये कि यूक्रेन के जो पायलट 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग लेने के बाद F-16 उड़ाएंगे, उनके पास रूस को रोकने की काबिलियत कितनी होगी। दूसरा ये कि यूक्रेन को जो F-16 मिल रहे हैं वो किस स्तर के होंगे। तीसरा ये कि ज़ेलेंस्की ने 120 F-16 यानी 4 स्क्वाड्रन की मांग की है, लेकिन मिलेंगे बस 65। तो इस तादाद से F-16 रूस को कितना रोक पाएगा। चौथी वजह कि क्या F-16 रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर पाने में सक्षम है या नहीं। इन सारे सवालों का जवाब तभी मिल पाएगा जब F-16 यूक्रेन पहुंचेगा और उसका सामना रूस के सुखोई फाइटर प्लेन या S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम से होगा। फिलहाल तो रूस यूक्रेन में कहर बरपा रहा है और ज़ेलेंस्की चाहे जितने भी दावे कर लें, रूस को रोक पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे। कमी चाहे हथियारों की हो या सैनिकों की, पुतिन आगे बढ़ रहे हैं नाटो की ज़ेलेंस्की को पूरी ताकत से मदद करने के बावजूद।